Good morning, students. Welcome in online chemistry classes. Myself, Dr. Darshan Singh Kamboj, Assistant Professor, Head Department of Chemistry, Government PG College, Dwarahat. So today we are going to start a new class for 23rd of April. So today we will cover some topics of chemical kinetics. Okay, as कल हमने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है, स्टार्ट किया था, उसमें कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी हमने, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये सब बात की थी। आज उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि किस रिएक्शन में किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन होता है। उसके बाद एक चीज़ और हम यहाँ पे आज ऐड करेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। कोई चीज़ अपीयर और डिसअपीयर हो रही है तो उसका अपीयर होने का रेट और डिसअपीयर होने के रेट में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है, what is the relation between rate of appearance, rate of disappearance and rate of reaction, रिलेशन इसका भी देखेंगे आज हम। उसके बाद ग्राफ देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कब रेट कम हो जाता है, किस चीज़ में रेट ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ें बात करेंगे। उसके बाद अगर समय रहा तो हम आज बात करेंगे रेट लॉ की, ठीक है। अब ये देखते हैं कितना लंबा हो जाता है, तो रेट लॉ की भी बात हम करेंगे आगे। नाउ थोड़ा सा हम बात करें कुछ कॉम्पिटिटिवली इम्पोर्टेंट बात की, पहले कॉम्पिटिटिवली इम्पोर्टेंट बात, तो कॉम्पिटिटिवली इम्पोर्टेंट बात के लिए आज मैं एक टाइप ऑफ कोई प्रॉब्लम आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो अक्सर कंपटीशन में कई जगह आती है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एटम, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एटम हैव रेडियस ऑफ 105 पिकोमीटर, 105 पिकोमीटर। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द एटम हैव रेडियस ऑफ 105 पिकोमीटर है। Calculate the wavelength of this electron. Calculate the wavelength of this electron. डी ब्रोगली इक्वेशन याद होगी आपको। डी ब्रोगली इक्वेशन कहती है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी कुछ वेवलेंथ जरूर होगी। तो वो वेवलेंथ कितनी होगी, उस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम कैसे होगी भैया, वेवलेंथ कैसे निकलेगी, तो कहीं ना कहीं डी ब्रोगली साहब की मदद लेंगे हम। अब फोन तो नहीं करेंगे उनको, है ना, मदद तो लेंगे। अब देखते हैं क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि जो है बोहर का एक रिलेशन था, MV/r इज टू NH/2π। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है उसका सेकंड पॉइंट ये है कि एंगुलर मोमेंटम, किसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में घूमते हुए जो एंगुलर मोमेंटम होता है MV/r, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। किसी इलेक्ट्रॉन का अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो H/2π का मल्टीपल होता है, n मल्टीपल होता है, n टाइम्स होता है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी। 1 कब होगी, जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। 2 कब होगी, जब सेकंड ऑर्बिट में होगा। 3 कब होगी, जब थर्ड ऑर्बिट में होगा। यानी कि h तो प्लांक कांस्टेंट है, h की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, ये वैल्यू फिक्स है, लेकिन ये इंटू 1 हो सकती है, इंटू 2 हो सकती है, इंटू 3 हो सकती है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 1 इंटू H/2π। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2 इंटू H/2π। थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम ये फिक्स होता है। ये बोहर के मॉडल का सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। इसी को यूज करके हम वेवलेंथ निकालेंगे, इसी को यूज करके हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे। अब इसमें एक कलाकारी करते हैं हम, क्या कलाकारी करते हैं, 2π इधर ले आते हैं, MV इधर ले आते हैं। MV को 2π की जगह रख देते हैं और 2π को MV की जगह, तो 2πr इज टू NH/MV, ठीक है। 2πr इज टू NH/MV, ठीक है। तो ये 2πr, r तो हमें दिया हुआ है, निकालना क्या है, वेवलेंथ। अब देखिए बड़ी मजेदार चीज आ गई, लैम्डा इज टू H/MV होता है, लैम्डा इक्वल्स टू H/MV होता है। डी ब्रोगली साहब की मदद लेंगे, मैंने कहा था, यही मदद है।
डी ब्रोगली साहब ने कहा कि एच अपॉन एम वी की वैल्यू लेमडा के बराबर होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं। तो यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा, एन लेमडा, लेमडा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन ये कर दिया। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आएगा, वेवलेंथ इक्वल्स टू आएगा 2 पाई आर अपॉन एन, आर आपको ये दिया हुआ है, आर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कर लिया मीटर में कन्वर्ट। उसके बाद n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4th ऑर्बिट में तो n4 हो जाएगा, 4 कर देंगे, आंसर यू हैव, दैट्स इट। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, चीज़ें ध्यान रखनी है बस, ठीक है, चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन चीज़ें ध्यान कैसे रहती हैं, जब हम बार बार उस पर कॉन्टैक्ट में आते हैं, बार बार देखते हैं, कई बार उसको देखते हैं, कई बार याद हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब ये बात खत्म हो गई, आज की टिप पूरी, इसमें कई सारी बातें मैंने आपको बताई, इनको ध्यान में रखेंगे प्लीज़, आप लिखेंगे और अपने पास हमेशा रखेंगे, तभी ध्यान रखे रहेगा। खाली एक बार मेरी बात सुन लेने से ये चीज़ याद नहीं होगी, इसलिए प्लीज़ नोट करिए, ठीक है, नोट करिए और अपने पास हमेशा के लिए कहीं रख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात पे आते हैं, हमारा ये पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट की बात करेंगे आज। उसके पहले मैं कुछ बात करूं कि अगर कोई रिएक्शन है 2A + B इजिकल एरो 3C, ये रिएक्शन हो रही है, ये 2 3 क्या है, इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, 2 3 यहाँ 1 है, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो कि मोलर रेशियो को बता रहे हैं कि एक दूसरे से ये कितने मोलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं, 1 मोलर रेशियो में करते हैं, 2 मोलर, यानी कि इसके 2 मोल चाहिए होंगे, इसका 1 मोल, तो इसके 3 मोल बनेंगे। ये मोलर रेशियोज हैं रिएक्शन के, उसको आप मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज स्टोकियोमेट्री, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्री कहते हैं रिएक्शन की। अब यहाँ रिएक्शन रेट क्या होगा, रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू व्हाट, रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट हैं, यानी कि इनके टर्म्स में हम रिएक्शन रेट लगाएंगे तो माइनस आएगा, और ये प्रोडक्ट है, इसके टर्म्स में निकालेंगे तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ आएगा -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, बहुत आसान। 1/2 क्यों लिया, क्योंकि इसके 2 मोल्स यूज हो रहे थे, ठीक है, तो उसको 1/2 कर देंगे, इजिकल्स टू माइनस का यहाँ कोई एक ही मोल है तो 1/1 इज 1, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम इस सी के टर्म्स में देखें तो ये हो जाएगा 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। देखो रिएक्टेंट जो होते हैं ये डिसअपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, डिसअपीयर का मतलब खत्म होते जाते हैं, और प्रोडक्ट जो है ये क्या होता है, अपीयर होता है, यानी कि बनता है, ठीक है। तो ये कुछ रेट इसके इनके डिसअपीयर होने का होगा और कुछ रेट इनके अपीयर होने का होगा। तो इनके डिसअपीयर होने का और अपीयर होने का रेट क्या है, इनके डिसअपीयर होने का रेट क्या है, इसके अपीयर होने का रेट क्या है, और उसका रिएक्शन रेट से क्या रिलेशन है। यानी कि जो ये खाली हम ये लिखते हैं ना, ये वाला टर्म, ये अगर इसके आगे के नंबर्स को हम हटा दें, ये चीज़ दिखाती है खाली रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट का होगा तो डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट का तो होगा तो अपीयरेंस। अब इसी रिएक्शन में देखें, ठीक है, तो रिएक्शन रेट और इनमें रिलेशन क्या होगा, रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मैं DA लिख दे रहा हूँ, डिसअपीयरेंस मतलब DA, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस रेट ऑफ, माइनस हट जाएगा, सॉरी रेट माइनस हट जाएगा, डिसअपीयरेंस का मतलब माइनस उसके साथ ही ले लेते हैं, माइनस ये डिसअपीयरेंस को ही दिखाता है और प्लस किसको दिखाता है, अपीयरेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/3
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। जो रिएक्शन रेट होगा ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए। जो सी, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है, सी का जो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, रिएक्शन रेट उसका 1/3 होगा। रिएक्शन रेट उसका 1/3, ये रिएक्शन रेट है, 1/3 किया तो रिएक्शन, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि अगर कहें कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन x है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस c क्या होगा, 1/3x होगा। ठीक है, अगर इसी का रेट ऑफ रिएक्शन x है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, x है, तो रेट ऑफ रिएक्शन x है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, x है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c क्या होगा, 3x। ये 3 इधर चला जाएगा, समझ में आया भाई। रेट ऑफ रिएक्शन आपका मान लेते हैं x है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, x। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। रेट ऑफ रिएक्शन x है, ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस c का क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, इसका बनने का टाइम रेट जो होगा, क्योंकि ये 3 मोल बन रहे हैं, रिएक्शन एक स्टेप आगे बढ़ेगी तो इसके 3 मोल बन जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के 3 गुना रेट ऑफ इसके बनने का जो रेट होगा वो रिएक्शन रेट का 3 गुना होगा। इसके खत्म होने का जो रेट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन का दुगना होगा। ठीक है, इसके खत्म होने का रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होगा, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप बढ़ रही है तो ये भी 1 मोल कम हो रहा है। वो ये रिलेशन आपने समझना है, ध्यान से समझ जाएंगे। कोरिलेशन आपको दे सकते हैं कि इसका डिसअपीयरेंस का रेट x है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका डिसअपीयरेंस का रेट दे दिया तो 1/2 इंटू एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं, इसका डिसअपीयरेंस पूछ सकते हैं। इतना आसान है, लेकिन कंफ्यूज कर सकता है, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको कंफ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी से देखें। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अंतर कैसे कर सकते हैं और उसे पहचान कैसे सकते हैं। इधर हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं ग्राफ में, और इधर हम टाइम ले रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट है ये, ठीक है, रिएक्शन का। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, शुरू में रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट जो होगा वो कम होता जाएगा। दिस इज रिएक्टेंट, लेट वी थिंक दिस इज द रिएक्शन, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है। ठीक है, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट डिसअपीयर होता जाएगा और प्रोडक्ट क्या होता जाएगा। शुरू में प्रोडक्ट होगा क्या, नहीं होगा। शुरू में प्रोडक्ट यहाँ से चलेगा, 0 होगा, ये ओरिजिन से चलेगा 0, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता, देखिए ये लाइन ऐसी सीधी क्यों हो जा रही है, यहाँ देखें, एक टाइम ऐसा आता है कि इसका प्रोडक्ट में बदलना बंद हो जाता है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, और इसका बढ़ना बंद हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है। उस कंडीशन को आप कहते हैं, जब ये सीधे सीधे हो जाते हैं, इस कंडीशन को आप कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन ऐसा कर्व आता है तो वो इक्विलिब्रियम को शो करता है। ठीक है, ये कर्व ऐसा नहीं भी आ सकता है। अब आपको बताते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कि इन दोनों कर्व्स में अंतर क्या है। देखो आप ये देखना, आप बता लोगे, आप लोग, आपको सभी, इन दोनों कर्व्स में अंतर क्या है बताओ। एक ज़्यादा अंतर नहीं है, ये आपका ऐसे दिया है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। P मीन्स प्रोडक्ट, R मीन्स रिएक्टेंट। तो इन दोनों में अंतर बेटा आप कुछ समझ, अपना दिमाग लगा सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम में बिल्कुल नहीं होगा, ये रिएक्शन ऐसी होगी, बिल्कुल ऐसी, और ये कैसी है, ऐसी। मतलब इसमें R खत्म नहीं हुआ है, इसमें R खत्म हो गया है, और जो पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है फॉरवर्ड, उसमें R खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट में बदल चुका होता है। ठीक है, इसमें R खत्म नहीं होता है, रहता ही है, R 0 पे नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कभी भी नहीं बदलता इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में, और जो इक्विलिब्रियम वाली, यानी कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इतना ही अंतर है। आपसे पूछा जाएगा, ये ग्राफ दे दिए जाएंगे, खाली ग्राफ दे दिया, उससे समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है, दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल।
बहुत बढ़िया। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का कर्व है, ध्यान रखेंगे बात को। अब अगली हम बात करते हैं बेटा, क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट के टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट दो तरह के हम मेजर करते हैं, एक करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Instantaneous rate of reaction and average rate of reactions. एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को ऐसे समझें कि जैसे ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है R टू प्रोडक्ट P, R टू प्रोडक्ट P कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा बात को थोड़ा घुमा देता हूँ कि ये बस है, R स्टेशन से चली और P स्टेशन पे पहुँचने में इसको टाइम लगा क्या, 10 आवर्स, ठीक है, और बीच की डिस्टेंस थी 250 किलोमीटर। तो आप इसका स्पीड यानी कि रेट ये हुआ, वो भी उसके चलने के रेट को आप क्या कह देते हैं, स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे और टाइम इंटरवल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो गाड़ी चली, ये P स्टेशन पे पहुंची, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कुछ स्पीड आई होगी। इसको ऐसे ही समझें कि यहाँ से गाड़ी चली और दिल्ली पहुंच गई, ठीक है, दिल्ली पहुंची तो टोटल जो डिस्टेंस थी दोनों पॉइंट्स के बीच की और जो टोटल टाइम लगा उसको आपने डिवाइड कर दिया तो रेट आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कुछ रेट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या गाड़ी पूरे रास्ते भर उसी स्पीड से चली होगी? कहीं रुकी भी होगी, कहीं तेज हुई होगी, कहीं धीरे हुई होगी, ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही होगा ना भाई। गाड़ी पूरे रास्ते उसी स्पीड से तो नहीं चली होगी, ये बात पक्की है, ठीक है। कहीं तेज चली होगी, कहीं धीरे चली होगी, लेकिन ये स्पीड तो अलग आ रही है। ये किसी गिवन पॉइंट पे, किसी गिवन जगह पे गाड़ी की स्पीड क्या थी ये नहीं बताएगा, ये बताएगा कि ओवरऑल गाड़ी की जो एवरेज स्पीड थी वो इतनी आई थी, ठीक है, लेकिन गाड़ी किस जगह पे किस टाइम पे कितनी स्पीड से चल रही थी ये नहीं बताएगा। तो ऐसे ही एवरेज रिएक्शन रेट है, रिएक्शन बहुत बड़े टाइम इंटरवल के बीच में जब पूरी हो जाती है तो ओवरऑल वो कितनी स्पीड से चली, ओवरऑल कितनी स्पीड से वो रिएक्शन चल रही थी, उसको बताएगा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा टी की वैल्यू लार्ज होती है, बड़ा टाइम इंटरवल बड़ा होता है, ठीक है। बड़े टाइम इंटरवल के बीच में जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है, लार्ज टाइम इंटरवल, ठीक है। लेकिन अब जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो ये बताता है कि किसी गिवन पर्टिकुलर टाइम पे, किसी गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गाड़ी की स्पीड क्या है, मतलब रिएक्शन का रेट क्या है, किस टाइम पे रिएक्शन रेट क्या है, टाइम पे, यानी कि डेल्टा टी शुड बी नियर टू 0। किसी गिवन टाइम पे की बात करेंगे तो वो क्या होगा, डेल्टा टी यानी 10:10 पे और 10:10 1 मिनट हो जाए, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम का चेंज बहुत छोटा हो तो उस खास टाइम की बात हो जाएगी, टाइम इंटरवल की बात नहीं होगी। तो ये बात है आपकी इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट की। इसको और क्लियरली जस्टिफाई मैं अगले वीडियो में करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।